हमारे साथ नीलेश मौर्य जी हैं। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में 96 रैंक हासिल करके पूरे जनपद चंदौली का मान बढ़ाने का काम किया है। रिजल्ट आने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा था, कई बार आपने चेक किया। हाँ, ये होता है कि जैसे अभी रिसेंटली एक यूपीएससी में एक कंट्रोवर्सी हो गया। एक ही नाम के दो लोग थे शायद, और रोल नंबर भी एक ही था। तो वैसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं मेरा ही है या दूसरे का है। संघर्ष के दिन कैसे रहे? संघर्ष के दिन तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरे हमेशा रहते हैं सभी के। 3 वर्षों तक आपने प्रिपरेशन किया, इस बीच कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे। कई सारे उतार चढ़ाव आए। पिताजी को फ़ोन किए तो क्या कुछ कहे, क्या कुछ रिएक्शन रहा? पापा को फ़ोन करने के बाद तो क्या कहे? पहला सब क्या? पहला सब तो तुमको नहीं बताना चाहिए था, सुबह बता देते। अभी तो हम लोग नींद नहीं आ रहा है, कैसे सोया जाए, यही सारी चीज़ें थी और कुछ खास नहीं था। शुरुआती 2 अटेम्प्ट में आपको असफलता मिली, कैसे आपने उस समय अपने आप को संभाला? 2023 में जब बॉर्डर लाइन पे था और मुझे लग रहा था क्लियर हो जाना चाहिए, हालांकि उस बार का ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया प्रीलिम से, तो लगता है कि उसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया। स्ट्रैटेजी इस बीच क्या कुछ रही? कितने घंटों तक पढ़ाई की? लोग कहते हैं कि 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करने पड़ते हैं। आपने क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई? मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं अपने पढ़ाई की बात करूं तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ नींद को भी प्रेफरेंस दिया। जितनी ज़्यादा नींद अच्छी आती थी, पढ़ने के दौरान अगर नींद आती थी तो मैं आराम से 1 से 1.5 घंटे नींद ले लेता था, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी है कि बहुत, मैं तो कहूँगा कि सामान्य पृष्ठभूमि, अगर कोई एक इमरजेंसी हिट कर गई तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी जा सकते हैं। हाँ। नीलेश मौर्य को मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? हमारे टीचर थे डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में, वो कहा करते थे क्या ऐसे कर लोगे, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, वो डीमोटिवेट नहीं करते थे। आपको जनपद चंदौली के बहुत सारे यूथ देख रहे हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और हताश निराश हो जाते हैं? हताश मैं ऐसा मोटिवेशन खैर नहीं है, बस यही कहूँगा कि लगन से लगे रहिए। अगर आपका विज़न क्लियर है तो एकदम उसी की दिशा में आगे बढ़ते रहिए, और बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो उसको मैनेज करिए, कम करिए। हालांकि पूरी तरह उसको ख़त्म कर देना पॉसिबल नहीं है, तो मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई को एक टारगेटेड रूप में, अपने जो सफलता असफलता सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। सामान्य परिवार से निकला लड़का सीमित संसाधनों के बीच पला बढ़ा, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर आज पूरे जनपद चंदौली का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। हमारे साथ नीलेश मौर्य जी हैं। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में 96 रैंक हासिल करके पूरे जनपद चंदौली का मान बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले नीलेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने के बाद लगभग अगर बताऊं तो जैसे जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा ही नाम है। करीब मैंने बहुत बार पीडीएफ को जो रोल नंबर है उसको कॉपी डायरेक्ट ये एडमिट कार्ड से कॉपी करके पीडीएफ में सर्च किया, तो काफ़ी बार करने के बाद कई लोगों ने कंफर्म किया कि नहीं मेरा ही नाम है। तो फिर 2-3 दिनों बाद ठीक लगने लगा। उस दौरान मेरी परीक्षाएं चल रही थी तो थोड़ा प्रेशर था, तो आभास नहीं हुआ, तो अभी तो अच्छा ही लग रहा है। रिजल्ट आने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा था, कई बार आपने चेक किया? हाँ, ये होता है कि जैसे अभी रिसेंटली एक यूपीएससी में एक कंट्रोवर्सी हो गया। एक ही नाम के दो लोग थे शायद, और रोल नंबर भी एक ही था। तो वैसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं मेरा ही है या दूसरे का है। तो यही हुआ मेरे साथ। पहले से सचेत थे? हाँ, पहले से सचेत था। मैंने काफ़ी बार क्लियर किया, दोस्तों ने क्लियर किया, और जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने क्लियर किया। नहीं, एडमिट कार्ड देखने के बाद बताया हाँ कि तुम्हारा ही है, तब ठीक लगने लगा फिर कि हाँ। ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, इससे पहले 2 प्री निकला था? नहीं, उससे पहले 2 प्री नहीं निकला था। और 2022 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब दिया था पहला अटेम्प्ट, तो
बिना प्रिपरेशन के ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ कि 1 महीने लगभग 10 से 12 दिन का टाइम मिला था। तो ग्रेजुएशन के दौरान तो ऐसे खैर टारगेटेड पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे ही इसमें कोई अटेम्प्ट तो है नहीं, 40 के इस तक आराम से दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे आकलन करने के लिए अपना अटेम्प्ट ले लिया था। फिर 2023 में बेसिक्स के साथ पढ़ते हुए, बेस बनाते हुए मैंने ठीक ठाक प्रैक्टिस भी करते हुए अटेम्प्ट दिया, लेकिन बॉर्डर लाइन पे हुआ वहाँ पर। उस बार तो मैं लगता है कि रिसेंटली मैंने चेक भी किया कि मेरे कितने मार्क्स 2023 में आए होंगे। तो लेकिन वो कुछ पीरियड 1 साल के ही अंदर लगभग ख़त्म हो गया था। मतलब ये जैसे वो नोटिफिकेशन वो जो लिंक होता है आयोग की वेबसाइट पे होता है, तो वो हट चुका था, वो एक्सपायर हो चुका था। संघर्ष के दिन कैसे रहे? संघर्ष के दिन तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरे हमेशा रहते हैं सभी के। 3 वर्षों तक आपने प्रिपरेशन किया, इस बीच कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे। हाँ, कई सारे उतार चढ़ाव आए। और जैसे ही प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो लगता है कि सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है। तो 1 साल बाद मुझे लगा 23 में कि नहीं, किसी मेंटोर से जुड़ना चाहिए। तो हालांकि मैं यूपी पीसीएस के लिए मैं न किसी मेंटोर से जुड़ा, न कोई कोचिंग लिया, न कोई टेस्ट सीरीज लिया। मैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जुड़ा हुआ था बिहार के लिए। तो वहाँ टीचर मेरे थे, मेंटोर थे, उन्होंने गाइड किया। तो हालांकि एक निश्चित डायरेक्शन में गाइडेंस मिलने के बाद और कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट होता है, खुद ही समझ जाता है कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। तो मैंने अपने जो एक निश्चित टाइम पीरियड मिला हुआ था यूपी पीसीएस के लिए, तो मैंने उसी में एग्ज़ाम को मैनेज कर लिया किसी तरह। शुरुआती 2 अटेम्प्ट में आपको असफलता मिली, कैसे आपने उस समय अपने आप को संभाला और आगे की तैयारी के लिए तैयार किया? खैर पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं हुआ 2022 में, क्योंकि मुझको पता था कि होने वाला नहीं है। मैं गया था सिर्फ अपने जो स्ट्रेंथ है बिना पढ़े हुए। खैर कोई भी पढ़ाई मैंने नहीं की थी उस टाइम। जो भी ग्रेजुएशन का बेस बना हुआ था उसी पे मैंने अटेम्प्ट दे दिया। तो उसमें तो जब आदमी प्रिपेयर नहीं करता है ढंग से तो कोई भी रिग्रेट नहीं होता है कि नहीं, उसमें आकलन कर लिया कि मुझको क्या पढ़ना है, अभी तक की तैयारी कितनी है और कितना करना है। 2023 में जब बॉर्डर लाइन पे था और मुझे लग रहा था क्लियर हो जाना चाहिए, हालांकि उस बार का ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया प्रीलिम से। ओबीसी में 128 था और इसमें जनरल में 125 के करीब ऐसे था। तो लगता है कि उसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया। जनरली माना जाता है कि 90 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट आपने सही कर दिए नेगेटिव एडजस्ट करने के बाद तो हो जाता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हुई जिसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ। एक आध दिन दुख हुआ था, फिर मैं आगे की पढ़ाई में लग गया। स्ट्रैटेजी इस बीच क्या कुछ रही? कितने घंटों तक पढ़ाई की? लोग कहते हैं कि 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करने पड़ते हैं। आपने क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई? नहीं, मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। जब गाइडेंस मिला तो सर ने मुझे आंसर राइटिंग पे फोकस करने के लिए कहा। उस टाइम 2023 तक मैंने कोई भी आंसर कितने घंटों तक आप पढ़ाई? नहीं, ऐसा कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है जिसमें किसी भी इंसान को पढ़ना चाहिए। मैं हर टाइम, लगभग हर इंसान टाइम टेबल बना लेता है पढ़ने के लिए। नहीं, आज 12 घंटे पढ़ेंगे, अगले 1 महीने तक 12 घंटे, 14 घंटे। ये सब करता है मोबाइल में देखकर। हाँ, हर कोई, मैंने भी किया है। तो मैंने भी टाइम टेबल बना लिया, कई टाइम टेबल बनाए, लेकिन एक दिन बाद वो फॉलो नहीं होता था। फिर अपना जो नेचुरल जो कैपेसिटी है या ऐसे ही टारगेटेड जो पढ़ाई है, वो टाइम टेबल के हिसाब से तो इतना स्ट्रिक्ट चलना, लाइफ को ले चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी रोबोटिक या मशीन तो है नहीं। तो अगर एक होता है कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया जाए, लेकिन कोई भी रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना पाता है। अपने आप को रोबोट मान के ऐसा टाइम टेबल बना लेता है कि वो फॉलो नहीं हो पाया। और अगर मैं अपने पढ़ाई की बात करूं तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ नींद को भी प्रेफरेंस दिया। जितनी ज़्यादा नींद अच्छी आती थी, पढ़ने के दौरान अगर नींद आती थी तो मैं आराम से 1 से 1.5 घंटे नींद ले लेता था, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती थी।
तो नींद से मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और नींद और पढ़ाई के बीच मैंने कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट, जैसे वाटर टाइट एक कंपार्टमेंट होता है कि नहीं मुझे 6 घंटे नींद लेना है और 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं 10 घंटे नींद लेता था, अगर मेरा नींद पूरा हुआ 8 घंटे लेता था, कभी कभी मैं 15 घंटे भी सोता था, लेकिन रेगुलर ऑन एन एवरेज 6 घंटे पढ़ लेता था ऑन एन एवरेज। कभी कभी वो 10 भी हो सकता है, कभी कभी अगर कहीं जाना है, कोई काम है कोचिंग में या फिर टीचर से मिलना है या अन्य बाकी तरह के भी काम आ जाते हैं बाहर रहते हुए भी, तो ऐसा होता है कि 4 घंटे भी आदमी पढ़ लेता है। लेकिन अगर फुल टाइम मिला तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 7 से 8 घंटे पढ़ ही लेता था। हाँ, नीलेश मौर्य को मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? मोटिवेशन खैर ऐसा तो नहीं था कि कोई वो कहीं से इंस्टेंट मोटिवेशन मिल गया, यूट्यूब वगैरह से? नहीं, ऐसा कोई, मेरा जो गोल था बहुत पहले से क्लियर था। हमारे टीचर थे एक डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में, वो कहा करते थे, मतलब एक ऐसे ही होता है कि क्लास में कोई नहीं बता पाता है कुछ तो जनरली कहते हैं कि नहीं तुम लोग क्या ही करोगे, ये एग्ज़ाम कैसे ही निकालोगे। तो खैर वो सब सुनते सुनते आदमी को, आपको भी कहा गया कि आप क्या ही? नहीं, वो जनरली सबको कहते थे, किसी को भी, अगर पूरे क्लास में ऐसा होता है कि टीचर कोई कुछ भी पूछ दिया, और जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों को कुछ याद, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि कुछ चीज़ें नहीं याद आती हैं, और बहुत टाइम टीचर ऐसे कुछ पूछते हैं जो सामने वाले को आए ही ना, तो वो सब चीज़ें थी। तो वो बोलते थे कि नहीं तुम लोग क्या करोगे, मजाक में ही बोलते थे, इनकरेज करते थे, क्या ऐसे कर लोगे तुम लोग, तो तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। वो डीमोटिवेट नहीं करते थे, इनकरेज करते थे। हाँ, तो वही था। उससे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, तो एक बस उसी टाइम एक गोल मिल गया, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि ठीक ठाक अगर मैं इसको, ग्रेजुएशन मेरा ज्योग्राफी से हुआ है, तो मुझे लगा कि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, तो अगर मैं टारगेटेड इसकी पढ़ाई करता हूँ तो इसको पीसीएस तो क्लियर कर लूँगा। इन 3 सालों में ऐसा कोई समय रहा जब आपको लगा कि हाँ अब नहीं हो सकता है? वो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लगता है कि अब तुमसे नहीं होने वाला। एक दिन ये होता है कि एक पहले घंटे में लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आसान है। अगले ही घंटे में कहीं कुछ देख लिए या खुद में डाउट हो गया कि नहीं, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है, कैसे करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसका सक्सेस रेट काफ़ी कम है, तो इंसान यूट्यूब चलाते हुए किसी न्यूज़ में कुछ भी पढ़ लेता है तो लगता है कि नहीं, तो होता है कि नहीं कर सकते हैं, फिर पढ़ते फिर लगा कि नहीं कर सकते हैं। तो हर दिन ये चीज़ें आती हैं, बस इसमें यही करना है कि अगर जिस टाइम लगे कि नहीं कर सकते तो छोड़ के दुखी नहीं हो जाना है, बस अपना काम करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, अपने जो डेली के टारगेट सेट किया हुआ है उसको बस कोशिश करना है कि उतना कर ले। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हुए ये धीरे धीरे ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ये पीसीएस की तैयारी आप अपने मर्जी से की या माता पिता का प्रेशर नहीं, था? कभी मैंने 12th में साइंस लिया, इंटर के टाइम 10वीं के बाद, तो कभी किसी का प्रेशर नहीं रहा कि 12th में मैथ्स लो या साइंस लो, या मैथ्स लो या आर्ट्स लो। पापा मतलब घर पे सब लोग यही थे कि नहीं जो भी करना है तुम बस पढ़ते रहो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। फिर ग्रेजुएशन में मेरा मन था कि मैं बीएससी नहीं करूँगा, बीटेक नहीं करूँगा, मेरा विज़न क्लियर हो गया था। मैंने जेईई दिया था, तो मुझे वहाँ गया तो मुझे कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे मैं ऐसे ही सोचा कि भर देता हूँ और दे देता हूँ। तो फिर जब उस पेपर को दिया तो वहाँ से एक और क्लियर हो गया कि नहीं इसमें तो जाना ही नहीं है मुझको, इसमें गया तो मुझे कुछ नहीं आने वाला, जो भी मेरा जो पोटेंशियल है वो सारा मतलब अगर बिना यूज के रह जाएगा, हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो वो वहाँ से एक रास्ता अलग हो गया कि नहीं ये नहीं करना है। फिर मुझे क्लियर था कि
ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर लेना है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं, ज्योग्राफी ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसमें भी परिवार का कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं आपको बीएससी करना है, बीटेक करना है। हालांकि कई बार बहुत जगह ये बातें होती हैं कि आपने बीए क्यों किया अभी से पहले, रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि एक ऑप्शन होता है टेक्निकल डिग्रीज जब होती हैं तो आगे के लिए अगर कोई किसी भी जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी का प्रेशर रहा, हर समय सबका। मेरे यहाँ तो मेरे मेन इस फील्ड में आने के लिए हमेशा से, वो इस फील्ड में नहीं थे, मामा जी लोग हैं तो वो इस फील्ड में नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कुछ करने के लिए कि नहीं तुमको कुछ करना है। तो उनके लगातार जो है कंसिस्टेंट, जो प्रेशर नहीं कहेगा, मैं प्रेशर नहीं कह सकता, उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से मैं इस फील्ड में आया। और लास्ट तक जब रिज़ल्ट नहीं आता था तब भी लोग बहुत सपोर्टिव थे कि लगे रहो, हम लोग हैं, आ जाएगा, रिज़ल्ट आना ही है, तुम्हारा नहीं आएगा फिर कौन करता है ये सब, ऐसे बातें होती थी। तो इसी तरह लगा रहा और रिज़ल्ट आ गया किसी तरह। कब आपको सूचना मिली और परिवार वालों को कब आपने सूचना दी, और पहला रिएक्शन क्या था माता पिता जी का? उस दिन एग्ज़ाम दे के आया था तो मार्केट में न्यूज़ यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे चलती रहती हैं, आज आने वाला है, आज नहीं आने वाला है। 7 बजे से ही चल रहा था, आज संडे है, आयोग हो सकता है कि रिज़ल्ट जारी कर दे। हालांकि वो 20 तारीख से ही चल ही रहा था कि आ जाएगा, 24 को आएगा, 25 को आएगा। तो काफ़ी वेट, वो 4-5 दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे, बहुत भारी रहे, वो बीत ही नहीं रहे थे। हर टाइम आदमी लगता था कि कोई एक वीडियो लेके आ जाता था कि नहीं आ जाएगा, हर टाइम आदमी चेक करता था कि नहीं कोई ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं रिज़ल्ट आने वाला है। तो फिर ऐसे ही संडे को हुआ, संडे को ही आदमी खुद ही इतना प्रेशर में रहता है कि नहीं क्या ही करेंगे, रिज़ल्ट देख ही लेते हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। डर नहीं लग रहा था, डर तो नहीं लग रहा था। 2 ही चीज़ें हो सकती थी, या होना है या नहीं होना है। तो ना होने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल उसके लिए, क्योंकि मेरे आगे के कुछ रिजल्ट्स आने वाले थे तो मैं श्योर था कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाना है। तो डर ऑप्शंस नहीं था, रेडी थे? ऑप्शन मेरे रेडी थे, ऑप्शन बहुत क्लियर थे और इसीलिए कोई डर नहीं लग रहा था। बस 2 ही चीज़ था, मामा ने समझाया उसी दिन कि रिज़ल्ट आएगा, 2 ही चीज़ होगा, या तो हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो लगे रहना है, पेपर दे लो, अच्छे से दे लो, फिर हो सकता है आ जाए। तो ऐसे ही चलता रहा। उस दिन रात में आ गया, 11:45-47 के करीब आ गया। मैंने PDF खोला तो डायरेक्ट मैंने नाम नहीं सर्च किया, मैंने नीलेश नाम है तो LESH ऐसे सर्च किया। तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपना डायरेक्ट रोल नंबर सर्च कर लूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि नो रिज़ल्ट दे देता है, तो उस प्रेशर को आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेशन था, तो ऐसे मैंने सर्च किया तो कई सारे उसमें आते हैं कि नहीं इस PDF में 3 लोग हैं या 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, LESH। तो फिर मेरा आया, मैं देखते गया तो मुझे अचानक मेरा नाम दिख गया। फिर काफ़ी बार मैंने चेक किया कि नहीं मेरा ही रोल नंबर है, नाम तो किसी का भी हो सकता है, तो मेरा ही रोल नंबर है। तो फिर मुझको याद था रोल नंबर, फिर भी मैंने उसको अपने एडमिट कार्ड से कॉपी करके उसको वहाँ पेस्ट किया, फिर सर्च किया तो रिज़ल्ट उसमें दिखा कि एक रिज़ल्ट आया हुआ है, उसके सामने मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर कई लोगों से वेरीफाई करने के बाद पता चला कि नहीं, अरे रिज़ल्ट हो गया है। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, बाकी लोगों को, मामा को फ़ोन किया, कुछ दोस्त थे। मैं प्रयागराज में था उस टाइम, पापा लोग घर ही पे थे, सब लोग। तो कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, वहाँ को रूम पे बहुत सारे दोस्त थे, वो काफ़ी खुश हो गए। और ऐसे ही काफ़ी पिताजी को फ़ोन किए तो क्या कुछ कहे, क्या कुछ रिएक्शन रहा? पापा को फ़ोन करने के बाद तो क्या कहे, पहला सब तो मतलब क्या काम हो गया कि अभी तो बात ही किए थे हम लोग 7 बजे, 7:30 बजे, तो अभी क्या काम, इतने रात को मतलब क्या काम हो गया। तो मैं बोल दिया कि नहीं रिज़ल्ट आया है, ऐसे ऐसे है। तो ऐसी बातें अचानक होती हैं तो उनको पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे पता था
ये लोग काफ़ी एक्टिव नहीं रहते, इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जब भी रिजल्ट आता है तो मैं बता देता हूँ 1 से 2 दिन बाद, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट था तो आदमी वेट नहीं कर सकता। तो मैं बताया तो उनका रिस्पांस ऐसे ही था कि अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैंने मम्मी से बात किया, फिर यही हुआ कि 1 घंटे बाद मुझको फ़ोन करके बोले कि नहीं तुमको नहीं बताना चाहिए था, सुबह बता देते, अभी तो हम लोग नींद नहीं आ रहा है, कैसे सोया जाए। यही सारी चीज़ें थी और कुछ खास नहीं था। फिर ऐसे ही रिजल्ट आने के बाद क्षेत्र के सभी लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, नेता विधायक भी आ रहे होंगे, सब आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? सब आ रहे हैं, सब लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी उनको ये लग रहा है कि नहीं अपने क्षेत्र का कोई इसमें आया है। और बहुत लोगों ने जो भी कोई आ रहा है शाबाशी ही दे रहा है कि नहीं आपने ज़िले का नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो सब लोग बड़े ही प्रेम भाव से आके मिल रहे हैं और मतलब इस सहयोग में सभी का साथ ही रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी है कि मेरे पिताजी प्राइवेट काम जो रेलवे में वायरिंग का काम करते हैं, और मेरी मम्मी जो हैं गृहिणी हैं, होम मेकर हैं। और बाकी ऐसा कोई खास पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य पृष्ठभूमि से बहुत मैं तो कहूँगा कि सामान्य पृष्ठभूमि, अगर कोई एक इमरजेंसी हिट कर गई तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन थी, एक आपातकालीन स्थिति और आदमी का जो थोड़ी जो सामान्य परिस्थिति है वो सारी उसका मतलब कह सकते हैं जीवन में काफ़ी कष्ट भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें थीं, तो अभी तो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। काफ़ी समझदारी वाली भी बात कर लेते हैं। हाँ। आपको जनपद चंदौली के बहुत सारे युद्ध देख रहे हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और हताश निराश हो जाते हैं? हताश मैं ऐसा कुछ तो ऐसा मोटिवेशन खैर नहीं है, बस यही कहूँगा कि लगन से लगे रहिए। अगर आपका विज़न क्लियर है तो एकदम उसी की दिशा में आगे बढ़ते रहिए, और बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो उसको मैनेज करिए, कम करिए। हालांकि पूरी तरह उसको ख़त्म कर देना पॉसिबल नहीं है, तो मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई को एक टारगेटेड रूप में अपने जो सफलता असफलता सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। ठीक है। देख सकते हैं हमारे साथ नीलेश मौर्य जी थे। एक सामान्य परिवार से निकलकर इस लड़के ने पीसीएस जैसी परीक्षा में उपलब्धि हासिल की, और इन्होंने अपने परिवार के विषय में, अपनी कठिनाइयों के विषय में, सफलता के विषय में सब कुछ विस्तार से बताया। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अधिकारी एक सामान्य वर्ग के लोगों को कुछ समझते नहीं। तो आपसे बस यही विनती रहेगी, आप जब जाएं तो अपनी स्थितियों को देखते हुए एक सामान्य परिवार को आप हमेशा तवज्जो देने का कार्य करें। क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे इस जॉब में, ये तो एक प्रकार का जॉब ही है, तो अपने छोटे छोटे कामों से जो छोटे छोटे किसी की लाइफ में किसी के लिए अच्छा करना काफ़ी बेहतर, ये इतनी अपॉर्चुनिटी देती है ये सर्विस, ये जॉब, कि आदमी कोई बड़ा काम, कोई रिवोल्यूशनरी काम ना करके बल्कि छोटे ही काम करके अपने लाइफ को एक सेटिस्फैक्टरी रूप से जी सकता है। तो मेरे ध्यान में तो यही रहेगा कि अगर जो भी, मैं पावर तो नहीं कहूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए लोगों से जो बातचीत करने का, उनकी समस्याएं सुनने का अगर मौका मिलता है तो मैं उन पे एकदम गौर करूँगा और उनको हर तरीके से उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा।